हेलो नाइन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज लेके आ चुके हैं नाइन्थ साइंस वन का सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एज यू नो दैट कि एग्जाम को समय है अभी थोड़ा बाकी, तो ताकि ताकि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको कर लेना है प्रैक्टिस अपने एग्जाम्स के पहले। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। लुक एट दिस। ये क्वेश्चन पेपर को मैं और कुछ क्वेश्चन पेपर के साथ मर्ज करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। मतलब क्या कि एक ये वाला क्वेश्चन पेपर, ये एक क्वेश्चन पेपर ना होके चार चार क्वेश्चन पेपर के बराबर होने वाला है। मतलब आपकी प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, कॉन्फिडेंस कंफर्म, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला, what is audible range of sound for human being? ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी इंसान सुन सकता है? ऑडिबल कौन सी फ्रीक्वेंसी है? देखो एक सिंपल फंडा है। बिलो 20 हर्ट्स, बिलो 20 हर्ट्स एलिफेंट वगैरह सुन सकते हैं। इंसान 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी में आवाज आएगी तो सुन सकते हैं। और जो हमारे बैट वगैरह होते हैं वो 20,000 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। तो इंसान कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लुक एट दिस। ये जो मैंने आपको इस चैप्टर का आईएमपी प्रोवाइड किया है उसमें भी मैंने ये बता के रखा था कि ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो क्यों नहीं जाके ये वाला आईएमपी वीडियो आपको साउंड स्टडी ऑफ साउंड के लिए देख लेना चाहिए। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जितने आईएमपी वीडियो अपलोड किए हैं वो क्वेश्चन पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी गारंटी है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप जाके प्लेलिस्ट वॉच आउट कर लेना। ओके, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ह्यूमन ईयर कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी इंसानों के लिए ऑडिबल है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात, एक्स्ट्रा बातें आपको कर लेनी है यहाँ पे। आर ईयर कैनॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। हमारा कान 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता है। समझ में आ गया आपको? साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज, इसको बोलते हैं इंफ्रा साउंड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मे बी इस वाले आने वाले एग्जाम में आ सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए। और आईएमपी वाले वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, जाके उसको पहले देख लेना। ओके, पहले पेपर कंप्लीट करते हैं अपन। अमंग द ऑल टाइप ऑफ कोल अवेलेबल, डैश कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। आपको पता है कोयला अलग अलग तरीके का होता है। आप देख पा रहे हो फोटो के अंदर भी कि कोल माइनिंग हो रही है। तो कोयला अलग अलग तरीके का होता है। स्टेज वाइज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कोयले का टाइप बदलते रहता है। तो इनमें से सबसे प्योरेस्ट कोल, मतलब जिसके अंदर ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, आईएमपी वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर का जो आईएमपी मैंने प्रोवाइड किया है। एंड दैट इज एंथ्रासाइट। दैट इज एंथ्रासाइट इज नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल और उसके अंदर 95% कार्बन होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लुक एट दिस। ये मैंने आईएमपी वाला वीडियो अपलोड किया है, ये वाला थंबनेल आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जरूर देख लेना। ओके, आईएमपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन पेपर, ये पक्का है आपके लिए। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर देन द नेचर ऑफ इमेज इज। देखो देखो देखो, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आपको इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर का चार्ट मिलेगा। इस चार्ट को पूरा छाट जाना, मैं बोल रहा हूँ इस चार्ट को पूरा छाट जाना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है यार। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? फोकस पे। और आपको क्या बताना है? नेचर बताना है। देखो ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, मतलब ये वाले टू पे आ जाओ, दिख गया आपको? अब मुझे बताओ, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा। इमेज कैसा बनता है? रियर। रियर बोले तो मिरर के सामने, मिरर के पीछे नहीं, मिरर के सामने। और वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब क्या? बहुत बड़ा। वेरी लार्ज मतलब क्या? बहुत बड़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, लुक एट दिस। इमेज बनेगा रियल, मिरर के सामने, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और बहुत बड़ा
मतलब हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा मतलब हाईली मैग्नीफाइड बोलना है। लुक एट दिस, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस के ऊपर। ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रखा, और इमेज देखो, इमेज इतना दूर जाके बनने वाला है कि इतना बड़ा बनेगा, और ये इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर बनेगा, ये ध्यान रखना। इन्वर्टेड क्यों बोला, इन्वर्टेड इसके लिए बोला क्योंकि उल्टा बना है। हाईली मैग्नीफाइड क्यों बोला, क्योंकि बहुत बड़ा बना है। आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। हाँ, इस चैप्टर का भी हमने आईएमपी दे दिया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है पूरी, 9th साइंस ऑल आईएमपी चैप्टर्स, तो आपको वो लिंक पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट अच्छे से वॉच आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ साउंड इज डिनोटेड बाय विच लेटर, साउंड का वेवलेंथ कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है। तो अगर आप ये वाले आईएमपी वाले सेशन में आओगे, साउंड वाले चैप्टर की ही ये आईएमपी है, तो आप देख सकते हो कि साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो लैम्बडा वाले सिंबल से डिनोट की जाती है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको थोड़ा बहुत और भी ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है नू से, उसका सिंबल यहाँ पे है, और टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, उसका सिंबल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द टेक्निक यूज बाय, द टेक्निक यूज बाय बॅट्स, बॅट्स आपको पता है वटवाघूळ मराठीत म्हणतो आपण, बॅट्स टू फाइंड देयर वे और लोकेट देयर फूड इज, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है बैट के द्वारा उनका फूड वगैरह लोकेट करने के लिए, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं वापस बता रहा हूँ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि ये एमसीक्यू नंबर 5 वाला, मतलब ये भी जो भी एमसीक्यू है, कोई भी नंबर हो इसका, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, और बताते समय इस तरीके से बताना कि चैलेंज नंबर 1 का आंसर ये है, दिस इज चैलेंज नंबर 1 फॉर यू गाइज। ओके, लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। तो आप देख लो, ये है अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके द्वारा, बैट के द्वारा, यू कैन सी हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्किन्स हैव जनरल फॉर्मूला, देखो अल्किन्स का मतलब क्या होता है, अल्किन्स मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन चेन के अंदर एटलीस्ट सिंगल डबल बॉन्ड दिखे। कैसा, ये इस तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो डबल बॉन्ड अगर आपको यहाँ पे दिख जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्किन। क्या बोलते हैं, अल्किन। उसका जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n, याद रखना, अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, CnH2n प्लस होता है जनरल फॉर्मूला अल्केन का। किसका होता है, अल्केन का। और अल्काइन का होता है CnH2n-2, ये होता है हमारा अल्काइन का। तो मे भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पे लिखना जरूरी है ना, CnH2n, बिकॉज दिस इज द अल्किन विच इज कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, दस नेचुरल गैस कंटेन मीथेन। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है कि क्या नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होता है, देखते हैं होता है कि नहीं। स्टेट वेदर केमिकल फॉर्मूला, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका आंसर है यस, नेचुरल गैस इज मोस्टली कंपोज ऑफ मीथेन, और केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, CH4। यस, नेचुरल गैस कंटेन मीथेन, और केमिकल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, CH4। इसका ध्यान रखना। अब आपको एक केमिकल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, जिसका नाम है यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वापस पूछ रहा हूँ, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन के साथ साथ मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप मीथेन के अकरंस के बारे में, ये वाला ऑफ पॉइंट दिख रहा है पांचवा, ये आईएमपी वाले सेशन में मैंने डिस्कस किया है, तो वो तो वीडियो आपको देखना ही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे आप ज्यादा देना कि व्हाई मीथेन इज कॉल्ड मार्श गैस।
मीथेन को, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मीथेन को हम मार्स गैस क्यों बोलते हैं? बिकॉज मीथेन इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस, गंदी वाली प्लेसेस जहाँ पे सड़ा गला सब चीजें सड़ती होती है, वहां पे मीथेन गैस बाहर निकलती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मार्श ग्लेसेस गैस। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये आता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? CH3COOH मतलब क्या? एसिटिक एसिड। इसको क्या दिया एसिटिक एसिड ने? एसिटिक एसिड ने सबसे पहले आपको दे दिया मीथेन। ओके, ये बायोगैस वाला रिएक्शन है। बायोगैस वाले रिएक्शन में बायोगैस जो बनती है वहां का मीथेन गैस प्रोडक्शन में CH3COH से मीथेन गैस बनता है, और साथ में बायोगैस के अंदर कुछ परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पे हमारा आने वाला है CO2। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक्सप्लेन हाउ रेडियो एक्टिविटी वर्क्स। रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से काम करती है? क्या सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से काम करती है? रेडियो एक्टिविटी कैसे काम करती है? रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल, अनस्टेबल एटम का मतलब एक ऐसा एटम जो स्टेबल नहीं है, जो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना नहीं चाहता है, वो बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा तोड़ दो, मेरे जीवन में थोड़ी सी शांति आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल स्टेट। ओके, तो कोई भी न्यूक्लियस अगर अपने अनस्टेबल स्टेट में है तो वो स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा? तुरंत इमिट्स करेगा पार्टिकल और एनर्जी को। मतलब देखो, ये हमारा एक न्यूक्लियस था, वो अनस्टेबल स्टेट में था, तो ये ब्रेक डाउन हो गया, मतलब क्या हो गया? टूट गया, और टूटने के बाद दो अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो गया। ये कब तक कन्वर्जन होगा? जब तक वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो जाता है। और उसी के साथ वो एटम क्या करता है? वो एटम एनर्जी रिलीज भी करता है, ये भी ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, और जब ये एटम टूटता है और जो एनर्जी निकलती है जिसको हम रेडिएशन भी बोल सकते हैं, ये टोटल 3 तरीके के होते हैं। पहले रेडिएशन का नाम है अल्फा रेडिएशन, दूसरा है बीटा रेडिएशन, और तीसरा है गामा मारेगा मतलब गामा रेडिएशन। ध्यान रखना, 3 तरह के ये रेडिएशन हो सकते हैं। एक्सपोज टू दिस रेडिएशन कैन बी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस रेडिएशन का एक्सपोज करना मतलब इन्वायरमेंट में डालना या इन्वायरमेंट में मौजूद होना इंसानों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकता है, और बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, कि डैश इज यूज एज अ ट्रेजर इन द रिसर्च ऑफ क्रॉप। ट्रेजर के नाम पे किसको इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रोंटियम 90, दिस इज आल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप में आपको मिल जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले ग्रुप में। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोंटियम 90। ध्यान रखना, स्ट्रोंटियम 90 इज यूज एज अ ट्रेजर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस ग्रुप, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल के, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 मार्क्स का यहाँ पे सवाल आता है, कोई भी 2 सॉल्व करने रहते हैं आपको। ग्राफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन, साइंटिफिक रीजन देना कि ग्राफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या सही बात है? यस। तो ऑब्वियसली ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, काला काला एकदम। इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्राफाइट के हर लेयर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूव कंटिन्यूअसली विद इन द एंटायर लेयर, दैट्स व्हाई द ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट के हर लेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उसी के वजह से ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपको पता है कि टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन होने बड़े जरूरी है। क्योंकि जब हम बैटरी या कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, एंड इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई the graphite is a good conductor of electricity, although it is a you can say that not it is a non metal। ग्राफाइट मेटल है क्या? नहीं, ग्राफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर है। उसके पीछे का रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके,
नेक्स्ट सवाल से पहले मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपसे एक बात कुछ बोलूंगा कि ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ उसका आंसर तो ये यहाँ पे था सेकंड, लेकिन आप ग्राफाइट की प्रॉपर्टी भी जरूर याद करना और ग्राफाइट के यूजेस भी जरूर याद करना। ग्राफाइट कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्राफाइट एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है, मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफाइट को इलेक्ट्रोड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बैटरीज वगैरह के अंदर। ग्राफाइट को पेंसिल के अंदर किया जाता है, ग्राफाइट को पॉलिश करने के लिए किया जाता है, चमकाने के लिए चीजों को। एंड ग्राफाइट इज यूज्ड इन द आर्क लैंप व्हिच इज गिव इन द ब्राइट लाइट। ओके, तो ये सारी बातें आपको देख लेना है एक बार। बायोगैस इज कंसिडर्ड एज अ इको फ्रेंडली गैस। बायोगैस को हम इको फ्रेंडली गैस क्यों बोलते हैं? तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। बायोगैस आपको पता है किससे बनती है? सारा ऑर्गेनिक मटेरियल को एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के उसको यू कैन से द माइक्रोब्स की मदद से ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से गैस निकलती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस पे काम होता है। बायोगैस इज द इको फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज इट हेल्प इट रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। देखो, आप जब कोई दूसरा फ्यूल इस्तेमाल करते हो तो वहां पे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। ये क्या करती है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। बट ग्राफाइट क्या करती है, सॉरी बायोगैस क्या करती है? जब हम लोग बायोगैस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे। हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एंड आर डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, और हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल्स वगैरह, कोल वगैरह हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज, देखो ऐसे बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए जाते हैं, यू कैन से दैट इतना बड़ा बड़ा कंटेनर्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जो भी आपका घर का खाना पीना, जो भी गंदगी वगैरह उसके अंदर डाल दो, वो सब डिकम्पोज होके वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है। जो कौन सी गैस होती है आपको पता होगा? मीथेन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम परसेंटेज में होती है, मीथेन ज्यादा परसेंटेज में होती है। दस इट इज द इफेक्टिव वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, और ये एक अच्छा तरीका भी है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्पोजल करना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, घर का जो बचा हुआ खाना वगैरह होता है हम लोग फेंक देते हैं। वो सारा खाना ऑर्गेनिक वेस्ट सारा का सारा इसके अंदर आपका यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं वापस एक क्वेश्चन आपको बोलूंगा कि ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, दैट इज द यूजेस ऑफ मीथेन। इस पे भी सवाल पूछा जाता है कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन का इस्तेमाल या मीथेन गैस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बोले तो एफ, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ के दो गुना। क्या बोला मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ के 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ योर कॉनकेव मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर? कौन से मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? तो अ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर? देखो, ये हमारा अगर कॉनकेव मिरर है और इसके ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाया, तो अगर कॉनकेव मिरर पे जो भी लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट रेज इंसिडेंट करती है, तो टकराने के बाद इस तरीके से वो क्या हो जाती है, सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पे मिलने लगती है। एक पॉइंट पे क्या होने लगती है? मिलने लगती है, मतलब यहाँ पे लाइट इकट्ठा हो रही है। फैली हुई लाइट, जो भी लाइट इधर उधर फैली थी, वो कॉनकेव मिरर को टकरा के जब उसके ऊपर पैरेलल इंसिडेंट करती है, तो टकरा के एक पॉइंट पे क्या होती है? मिलती है। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, एक पॉइंट पे फोकस करना, और हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ही पॉइंट पे मिल जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कॉनकेव मिरर एज अ कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा। तो अच्छे से, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इधर नहीं देखना आपको, इधर देखना है। देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी यहाँ खड़ा है। इसका इमेज, अगर इसका इमेज आप देखोगे तो इस तरफ बना है, मतलब मिरर के पीछे बाजू बना है। मिरर के पीछे बाजू बना मतलब इमेज कैसा बना? वर्चुअल बना। अब मुझे बताओ, जो इमेज बना वो सीधा है कि उल्टा है? ऑब्वियसली वो सीधा है। सीधा है मतलब क्या? इरेक्ट। सीधा है मतलब क्या? इरेक्ट। और इमेज देखो, ऑब्जेक्ट हमारा ये है और इमेज देखो कितना छोटू सा बना है, तो मतलब क्या? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसा बनाता है? इरेक्ट, फिर वर्चुअल,
और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से भी छोटा इमेज बनाता है। और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बढ़िया से मैंने ये आईएमपी वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि जाके आईएमपी वाला वीडियो जरूर देख लेना। ये देखो मैंने कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में बताया था, और ये क्वेश्चन बार बार मतलब वो लोग पूछते हैं बिकॉज फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल फूड्स? क्या आपने आर्टिफिशियल फूड खाया है? जेम्स आपने खाया होगा, उसके ऊपर जो फूड्स कलर लगे रहते हैं लाल पीला हरा, ये सब आर्टिफिशियल फूड है। तो इसके ऊपर इसके वजह से कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? तो फूड कलर एडेड टू द पिकल्स, मतलब आपका अचार वगैरह लाल करने के लिए, जेम्स सॉसेस कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेड एंड मर्क्यूरी। उसके अंदर क्या होता है? लेड होता है एंड मर्क्यूरी होता है। दिस कैन बी हार्मफुल दोज हु कंज्यूम दिस प्रोडक्ट ऑन द रेगुलर बेसिस, और जो ये रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। ऑब्वियसली यार आज के टाइम में हम लोग सब कंज्यूम करते हैं, ऐसा कोई मना भी नहीं कर सकता कि मैं फूड कलर कंज्यूम नहीं करता हूँ। डेली हम लोग किसी न किसी प्रोडक्ट के माध्यम से ये फूड कलर को कंज्यूम करते रहते हैं, तो कोशिश करना हमें बचना है। 100% तो हम लोग किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस जाल में फंस चुके हैं। जब मैं गाँव में रहता था ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे घर में बन जाती थी, लेकिन अब जब हम लोग एक सिटी में मूव करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वहां पे हमें, आप देखते होंगे घर में आने वाली 100% चीजें हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं, घर में कुछ बन नहीं रहा है। आप बोलोगे सर घर में गेहूं दाल वगैरह तो घर में बनती है ना, घर में बनती है, लेकिन आपके खेत में तो नहीं उग रही ना, वो कहाँ से आ रही है आपको नहीं पता। तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे ज्यादा हो चुकी है, तो ये थोड़ा सा सोचने लायक है, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट है डिसीज लाइक एडीएचडी। एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये एक थोड़ी सी अजीब सी बीमारी और ये बच्चों में होती है। कैन बी अफेक्ट चिल्ड्रन हु कंज्यूम फूड विद एडेड फूड कलर, स्पेशली व्हेन सच फूड इज कंज्यूम इन एक्सेस। ज्यादा मात्रा में फूड कलर खाने से, और जब ये बीमारी होती है एडीएचडी, तो ये वाले सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये वाले सिम्टम्स मतलब ऐसी हरकतें वो बच्चा करने लगता है। इजीली डिस्ट्रैक्टेड मतलब उस बच्चे को कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखेगा। फॉरगेटफुलनेस मतलब वो भूल जाएगा चीजों को, गजनी बन जाएगा। कांट सिट स्टिल एक जगह पे शांति से नहीं बैठ पाएगा। एक्सेसिव टॉकिंग ज्यादा बोलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि जो भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको बोलो भाई टेस्ट करवा लो, थोड़ा एडीएचडी हो सकता है, ठीक है। Give any two uses of radioactive isotopes in the field of agriculture। दो यूज बताने हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के, तो यहाँ पे मैंने आपको दो से क्या चार यूज लिख के दिए हैं। द जीन्स एंड द क्रोमोसोम दैट गिव द सीड प्रॉपर्टीज लाइक फास्ट ग्रोथ, हाई प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा कैन बी मॉडिफाइड बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या कि आप लोग जो भी क्रॉप है, जो भी सीड है, सीड से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो प्लांट अपने लेवल से भी ज्यादा फूड दे, ज्यादा फ्रूट्स दे, तो आप उसके जीन्स के अंदर, आप उसके क्रोमोसोम के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और आप उस प्लांट की फास्ट ग्रोथ देख पाओगे और उस प्लांट की हाई प्रोडक्टिविटी देख पाओगे। सेकेंड पॉइंट है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 इज यूज फूड प्रिजर्वेशन। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है खाने को प्रिजर्व रखने के लिए। थर्ड वाला है ऑनियन एंड पोटेटोज आर irradiated with the gamma rays from the cobalt 60 to prevent their sprouting, ये ध्यान रखना। और फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी आया था। स्ट्रोंटियम 90 इज यूज फॉर ट्रेजर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव ऑफ द वेवलेंथ 0.02 मीटर। वेवलेंथ कितना दे रखा है? 0.02 मीटर, ओके। एंड वेलोसिटी कितना दे रखा है? 330 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी? देखो ये वाला आईएमपी वाले सेशन में मैंने ये वाला फॉर्मूले को मार्क भी करवाया था। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालना मतलब आपको क्या निकालना है? मैंने अभी बताया था फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नू से। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज v इज इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्बडा। क्या बोला मैंने? v इज इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्बडा। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको निकालना है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी दे रखा है आपको 330
विच इज इक्वल्स टू न्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0.02। देखो 0.02 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा हमारा ये डिवाइड एंड विच इज इक्वल्स टू न्यू। अब देखो अभी 0.02 है, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 2 बन जाएगा, तो मेरे को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 100 से। किससे करना पड़ेगा 100 से। दैट इज 0.02 को भी मैं कर लूंगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, बराबर कि नहीं, ये हमारा नो मिल जाएगा। 330 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, और 0.02 को कर दिया तो ये पॉइंट 2 कदम पीछे शिफ्ट होके इसको बना देगा 2। अब आपको सिंपली इस नंबर को ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखना और पीछे यूनिट लगाना हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज होता है हमारे फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो लेट्स से कि ये हो गया आपका चैलेंज नंबर 2। सिर्फ आपको डिवाइड करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है। सिर्फ क्या करके डिवाइड करके अपना आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना आया, 33,000 का आधा बताना है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन ग्राफाइट एंड डायमंड। तो सभी को ये वाला क्वेश्चन करके जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्योर डायमंड इज अ कलरलेस एंड ग्राफाइट इज अ ट्रांसपेरेंट। डायमंड क्या, सॉरी, डायमंड इज अ कलरलेस और ट्रांसपेरेंट एंड ग्राफाइट इज अ ग्रेइश, ग्रेइश दिखता है, ग्रेइश ब्लैक तरह। ओपेक मतलब उसमें से कोई लाइट आर पार नहीं जा सकता, और शाइनी मतलब ये भी चमकीला होता है। The density of diamond is 3.5. The density of graphite vary from 1.9 to 2.3. It is the hardest nature. It is a soft and greasy touch, and it is a bad conductor of electricity. मतलब diamond electricity को conduct नहीं कर सकता है, and it is a good conductor of electricity. मतलब graphite electricity को conduct कर सकता है। Next question. What is a bleaching powder? Bleaching powder chemically called. Bleaching powder को chemically क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रिपरेशन। कौन सी रिएक्शन होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्शन करोगे क्लोरीन के साथ में तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। और उसके यूजेस यहाँ पे मैंने दो लिख के रखे हैं। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए, और ब्लीचिंग द क्लोथ, कपड़े धोने के लिए। दैट्स इट। एक्सप्लेन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, गिव एनी टू यूजेस ऑफ मीथेन। देखो मीथेन का इस्तेमाल पूछ लिया, तो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। और मीथेन का क्लोरिनेशन कैसे होता है, तो जब मैं मीथेन को रिएक्ट करता हूँ क्लोरीन गैस के साथ में, जब मैं मीथेन को रिएक्ट करता हूँ क्लोरीन गैस के साथ में एट टेम्परेचर 250 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, हमें मिलता है मिथाइल क्लोराइड, एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। और यूजेस ऑफ मीथेन में आप क्या लिखोगे, तो आप लोग यूजेस ऑफ मीथेन में ये सारी बातें आराम से लिख सकते हो। इट इज यूज इन द नेचुरल गैस इन द फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। और इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, एसिटाइलिन, एंड इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब घर में खाना बनाने के लिए एज अ ईंधन भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, स्टेट द रूल ऑफ ड्रॉइंग अ रे डायग्राम व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर। तो ये तीन रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या है तीन राइट, ये तीन रूल। पहला रूल आपको क्या बोलता है कि व्हेन द इंसिडेंट लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर एक दूसरे से पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो फोकस से पास होती है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होके आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे वापस वही रास्ता पकड़ के पीछे चली जाएगी। तो ये तीनों रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, लास्ट सवाल। इस तरीके से डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डायग्राम दिया रहेगा और बोलेगा पहचान कौन, मतलब कौन सा डायग्राम दिया बताओ। विच सब्सटेंस इज इंसर्टेड इन दिस प्लांट, इस प्लांट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस डाले गए हैं। तो आपको पता बायोगैस के अंदर एनिमल डंग डाला जाता है, ड्राई लीव्स डाली जाती है, वेट गार्बेज डाला जाता है, get decomposed by the anaerobic microbes in the biogas plant। और इसको anaerobic microbes के द्वारा बायोगैस प्लांट में डिकम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस आर प्रोड्यूस इन दिस प्लांट, इस प्लांट में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। 55 to 60% मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है और बचा हुआ सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, नेम एंड एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस। बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेजेस बताओ। तो सबसे पहला स्टेजेस है प्रोडक्शन ऑफ एसिड,
एसिड का बनना, और दूसरा प्रोसेस है जो एसिड बना है, जो एसिड बना है उस एसिड का डिकम्पोज होकर टूटने के बाद मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो ये दोनों स्टेजेस को अच्छे से याद कर लेना। और मैं बता रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन पर रिलाई मत करना, देयर आर लॉट्स ऑफ डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन फॉलो दैट डायग्राम। आपको उन डायग्राम का नाम पता होना चाहिए, उस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ आपको एंड में आईएमपीस देने वाला हूँ, बहुत काम आने वाली, रुक जाना बस आप लोग। राइट द नेम ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है बायोगैस प्लांट। इस फिगर का नाम क्या है? बायोगैस प्लांट। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस पेपर का नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताना है। तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे? पेंसिल ले लोगे, पेंसिल दोनों तरफ से क्या करोगे, अच्छी तरह शार्प कर लोगे, और दोनों तरफ से आप क्या करोगे, वायर कनेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? वायर कनेक्ट कर दोगे, एक बल्ब लगा दोगे, एक बैटरी लगा दोगे। अगर ये बल्ब जल गया, मतलब हम क्या बोलेंगे, कहीं कहीं पेंसिल में से करंट पास होके गया है, मतलब ग्राफाइट में से करंट पास होके गया है। अगर करंट पास हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और थोड़े अपने शब्दों में इसका आंसर लिख लेना है। ये वाला होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम दिया रहेगा, नाम लिखने। तो ये होगा आपके लिए चैलेंज है नंबर 3। अब तो 2 चैलेंज मैंने पूछा है, तीसरा चैलेंज है। देखो, मैं इसका आंसर बताने समय आपको ऐसा बताना है, ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, और ये आपके लिए फिफ्थ पॉइंट है। तो इन पांचों पॉइंट का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई चैलेंज नंबर 3 में पहले पॉइंट का नाम क्या था, दूसरे पॉइंट का नाम क्या था, तीसरे पॉइंट का क्या नाम है, चौथे पॉइंट का क्या नाम है, और पांचवें पॉइंट का क्या नाम है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, अपने तरफ से मैंने एक्स्ट्रा किया है, किसी और क्वेश्चन पेपर से लिया है मैंने। राइट टू यूजेस ऑफ गैस प्रिपेयर, यूजेस, इस वाले प्रोसेस के अंदर कौन सा गैस प्रिपेयर होता है? वापस पूछ रहा हूँ, इस वाले प्रोसेस के अंदर कौन सा, देखो इस वाले प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ये ध्यान रखना। राइट द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन ये हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इस सेशन को खत्म करता हूँ, इसको पूरा कंप्लीट करने में मैं थक गया एकदम, मतलब पूरी एनर्जी लगा दी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आई होप सो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर रहा होगा। तो आपके एग्जाम्स में, आपके यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए वो जरूर बताना मेरे को, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा पूरा चैनल ही एग्जाम बेस के लिए अभी तक बना हुआ है। तो मेरे को मार्क्स जरूर बताना आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप महाराष्ट्र में कई दूर वाले हिस्से में रहते हैं जो हमारे से काफी दूर है, तो आप हमें ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं, हमारे थोड़े बड़े अच्छे खासे लेक्चर्स होते हैं, और गारंटी देता हूँ जहाँ पे अच्छे से काम किया जाता है, सिर्फ मोटिवेट नहीं किया जाता बच्चों को। मेरा टारगेट रहता है पढ़ाना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है। तो ज्यादा फोकस रहेगा आपका पढ़ाना। और अगर हमारे आप आसपास में हो, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट जहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है उसके आसपास में हो, तो आप हमें ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लो तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।